हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है होलसेलर के द्वारा किसे? मैन्युफैक्चरर को। नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को। फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बेयरिंग रिस्क, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने में वो उसे हेल्प करता है, रिस्क को शेयर करता है। पहले तो वो अपने नाम से प्रोडक्ट को मंगवा लेता है, हो सकता है कि उस समय प्राइस कुछ और जब उसके स्टोर में या उसके वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट आता है तो प्राइस डाउन कर जाता है। तो ये जो रिस्क है वो कौन बेयर कर रहा है? होलसेलर बेयर कर रहा है। फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, यानी जो प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी है वो उसे मेंटेन करते रहता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पर जो स्पेस है वो लिमिटेड है, तो मैन्युफैक्चरर को तो प्रोडक्शन हमेशा करते रहना है। अगर उसने प्रोडक्शन रोक दिया तो हो सकता है कि वो सही समय पर मार्केट में अपना प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवा पाए और जो कस्टमर है वो किसी और प्रोडक्ट पर मूव ऑन हो जाए। तो इसके लिए जो हमारा वेयर हाउस है मैन्युफैक्चरर का वो हमेशा खाली होना चाहिए। इतना स्पेस होना चाहिए कि हमेशा प्रोडक्शन के बाद वहाँ पर कुछ समय के लिए प्रोडक्ट को स्टोर किया जा सके। उसके बाद वो प्रोडक्ट कहाँ जाता है? तो वेयर हाउस में जाता है। किसके वेयर हाउस में? तो होलसेलर के वेयर हाउस में जाता है और होलसेलर उसे तब तक वहाँ पर स्टोर करके रखता है जब तक उसका डिमांड रिटेलर्स के द्वारा या कस्टमर के द्वारा नहीं किया जाता। जब किया जाएगा तो वहाँ के स्टोर से निकल के वो रिटेलर के शॉप में जाएगा, फिर रिटेलर उसे फाइनल कंजम्पशन के लिए कस्टमर को सेल आउट कर देगा। देन आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है होलसेलर जो है कभी वो कैश पेमेंट कर देता है जिस समय उसने प्रोडक्ट को परचेस किया मैन्युफैक्चरर से, उसी समय उसको पेमेंट कर देता है। तो ये जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड होता है मैन्युफैक्चरर को, या एडवांस दे देता है। तो एडवांस में वो हो सकता है कि जितना प्रोडक्ट का डिमांड किया है उसका 50% वो उसे दे दे, बाकी का 50% वो तब देगा जब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके होलसेलर तक पहुंचा दिया जाए। तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरर है वो एडवांस पेमेंट से अपने नीड्स को पूरा कर सकता है या अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। देन आफ्टर जो कैश पेमेंट हो रहा है प्रोडक्ट के बदले में, वो जो कैश है वो बिजनेस यानी जो प्रोडक्शन हाउस है उसको और बेटर बनाने में, रॉ मटेरियल परचेस करने में या एम्प्लॉय की सैलरी को इंक्रीज़ करने में वो हेल्प करता है। तो इस प्रकार से जो मैन्युफैक्चरर है उसको सपोर्ट मिलता है होलसेलर के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में या सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर में हम लोगों ने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम बात करने वाले सर्विसेज के बारे में जो होलसेलर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं रिटेलर्स को। जहाँ पर होलसेलर नंबर ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, वहीं पर होलसेलर भी रिटेलर्स को नंबर ऑफ फैसिलिटी एज वेल एज बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसके तहत रिटेलर अपने रिटेल शॉप को अच्छे से कैरी कर सकता है, सही समय पर कस्टमर के डिमांड को पूरा कर सकता है, उसका जो बिज़नेस है वो अच्छे से रन करे, डेवलप करे, ग्रो करे। और क्योंकि उसका जो डिपेंड है वो उसी बिज़नेस पे डिपेंड है, रिटेल ट्रेड पे डिपेंड है। जब तक वो उसमें अपना प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं करवाएगा तो कस्टमर उसके स्टोर में विजिट नहीं करेगा। तो लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स इन सर्विसेज टू रिटेलर्स। पॉइंट नंबर 1, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स को हमेशा अवेलेबल रखना। रिटेलर्स हैव टू मेंटेन एडुकेट स्टॉक ऑफ वेरिड कमोडिटीज सो दैट दे कैन ऑफर वैरायटी टू देयर कस्टमर। जो हमारा रिटेलर है वो किसी एक प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करता है। अगर आप रिटेलर के दुकान में विजिट करोगे, वहाँ पर आपको एक ही शॉप में, छोटे से दुकान में, शॉप में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अलग अलग शेल्फ पर
आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जो प्रोडक्ट अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये छोटी सी दुकान में हमें नंबर ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रिटेलर है वो किसी एक लाइन के या वन लाइन प्रोडक्ट के साथ वो डील नहीं करता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं उनका टेस्ट, उनका प्रीफरेंस, उनका इनकम लेवल वो अलग होता है। अगर एक रिटेलर जो है उसने अपनी शॉप को रेसिडेंशियल एरिया में ओपन किया है, उस एरिया में जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, ओके, तो रेसिडेंशियल एरिया में जब उसने अपने स्टोर को ओपन किया है तो उस रेसिडेंशियल एरिया में कोई एक कस्टमर तो है नहीं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। तो बहुत सारे कस्टमर का जो टेस्ट, प्रेफरेंस या लेवल ऑफ इनकम होगा वो सेम तो नहीं होगा, वो भी डिफरेंट होगा। तो अगर लेवल ऑफ इनकम डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है, प्रेफरेंस डिफरेंट है, तो वो लोग जब भी डिमांड करेंगे तो उनका डिमांड भी डिफरेंट होगा, उनका डिमांड कभी भी सिमिलर नहीं होगा। जिस व्यक्ति का या जिस कस्टमर का इनकम कम है वो उस वैसे प्रोडक्ट का डिमांड करेगा जिसको वो ईजिली अवेलेबल करवा सकता है अपने पास, है ना। जितना उसका इनकम है वो उतना ही खर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं कि एक कस्टमर है वो 10,000 अर्न कर रहा है और दूसरा कस्टमर है जो 20,000 अर्न कर रहा है, तो ये जो डिमांड करेगा और ये जो डिमांड करेगा थोड़ा सा तो अंतर ज़रूर होगा, ओके। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि सैलरी कैसा है, उसी के हिसाब से जो कस्टमर होते हैं वो डिमांड करते हैं। लेकिन अगर रिटेलर को अपने स्टोर को अच्छे से रन करवाना है और वो चाहता है कि हमारा जो स्टोर है वो हमेशा कस्टमर उसमें विज़िट करते रहें और हमारे स्टोर में जितना भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो कस्टमर के द्वारा परचेस किया जाए, तो इसके लिए उसे वैसे प्रोडक्ट को रखना पड़ेगा जो वन लाइन का प्रोडक्ट नहीं होगा, वो बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, वैरिड कमोडिटीज़, यानी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड या डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं वो भी अवेलेबल होने चाहिए, तभी वो कस्टमर को ऑफर कर सकता है। अगर उसने अपने शॉप में एक ही प्रोडक्ट को रखा है, कस्टमर, एक दो कस्टमर हो सकता है कि वो प्रोडक्ट ले, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हो सकता है उस प्रोडक्ट को ना ले, क्योंकि वो उनके लेवल ऑफ इनकम के बाहर है, या अगर उनका लेवल ऑफ इनकम बहुत अच्छा है तो वो उस प्रोडक्ट को क्यों प्रेफर करेंगे, वो उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे जो अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी स्टोर में विजिट करता है तो वो ईजिली देख सकता है कि रिटेलर के शॉप में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांडेड प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं और हर रेट के प्रोडक्ट होते हैं। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट रेट के प्रोडक्ट अपने स्टोर में अवेलेबल नहीं करवाएगा तो कस्टमर कभी भी उस प्रोडक्ट या उस स्टोर में विजिट नहीं करेगा या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वो परचेज नहीं करेगा। इसीलिए रिटेलर का ये ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टोर में क्या बना कर रखे, स्टॉक बना करके रखे, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट का वो अपना स्टॉक रखे, बट वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के होने चाहिए। नेक्स्ट, रिलीव्स द रिटेलर्स ऑफ द वर्क ऑफ कलेक्टिंग द गुड्स। होलसेलर जो है वो आसानी पैदा करवा देता है, आसानी दे देता है किसे, रिटेलर्स को। होलसेलर के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे जो प्रोडक्शन हाउस है, जो हमारा प्रोड्यूसर है वो अलग प्लेस पर अवेलेबल है, हमारा जो रिटेलर है वो भी डिफरेंट प्लेस पर अवेलेबल है। जैसे हम मान लेते हैं कि रेसिडेंशियल एरिया में है, ओके, या मार्केट में है, मार्केट में है या रेसिडेंशियल एरिया में, तो प्रोडक्शन हाउस कहीं और पर है, रिटेल का स्टोर कहीं पर है और है, तो दोनों के बीच में गैप है। अब क्या बार बार ये रिटेलर होलसेलर के पास आएगा, ये प्रोड्यूसर के पास आएगा? लेकिन प्रोड्यूसर तो एक ही लाइन का प्रोडक्ट बना रहा है, वो एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट को बना रहा है जो उसी कंपनी में बन रहे। क्या वो अलग अलग प्रोड्यूसर के पास जाएगा, प्रोड्यूसर 1, प्रोड्यूसर 2, प्रोड्यूसर 3, इसी तरीके से वो अलग अलग प्रोड्यूसर के पास जाएगा तो उसका टाइम भी जाएगा, काम भी पेंडिंग हो जाएगा, वो कस्टमर्स के डिमांड को पूरा करेगा या उस मार्केट में अवेलेबल रहेगा, या वो केवल प्रोड्यूसर के पास ही विजिट करता रहेगा।
अब प्रोड्यूसर का जो हाउस है या प्रोडक्शन हाउस है वो सेंटर ऑफ द मार्केट में तो है नहीं, मार्केट से अलग एरिया में है, तो वहाँ पर कौन होता है सेंटर ऑफ द मार्केट में? हमारा होलसेलर होता है। और होलसेलर क्या करता है? अपने पास उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाता है और उसी प्रोडक्ट को वो सेल आउट किसको करेगा? रिटेलर्स को करेगा। अब होलसेलर अगर सिंगल या वन लाइन के प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है, लेकिन जो होलसेलर है वो सेंटर ऑफ द मार्केट में है, तो अब एक होलसेलर तो होगा नहीं, बहुत सारे होलसेलर इसी मार्केट में अवेलेबल होंगे, और इसी मार्केट में कौन अवेलेबल है? रिटेलर भी अवेलेबल है। जहाँ पर नंबर ऑफ होलसेलर अवेलेबल है, अब जो रिटेलर है वो इजीली कांटेक्ट कर सकता है नंबर ऑफ होलसेलर के साथ, या उसका वो फ़ोन नंबर रख ले या अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेंड कर दे कि जाओ इसी मार्केट में वो वाले प्लेस पर ये वाला होलसेलर है, जाकर के उससे ये वाला प्रोडक्ट लेकर के आओ, तो वो तुरंत ही किसी भी कस्टमर के नीड को पूरा कर सकता है। और किसी भी रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, वो उतना ही स्टॉक कर सकता है या जमा करके रख सकता है जितना उसके शॉप में है। तो यहाँ पर एक बात और समझ में आया कि कोई भी रिटेलर जो है वो आवश्यकता नहीं है उसे कि वो अपना वेयर हाउस मेंटेन करे या अपना गोडाउन वो मेंटेन करे। क्यों? क्योंकि जो गोडाउन है वो कौन मेंटेन कर रहा है? होलसेलर मेंटेन कर रहा है। जब होलसेलर वो काम कर ही रहा है तो सेम काम रिटेलर क्यों फॉलो अप करे? उससे उसका उतना कैपिटल नहीं है कि वो एक वेयर हाउस इस्टेब्लिश कर पाए या एक गोदाम वो ले पाए, रेंट पर ही लेगा, फिर वो अपनी छोटी सी दुकान चला पाए, तो इतना वो पूंजी नहीं लगाएगा, इतना कैपिटल नहीं लगाएगा। इसके लिए प्रोड्यूसर जो है वो उसे रिलीफ दे देता है ताकि वो कलेक्शन कर पाए, कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम सेवरल प्रोड्यूसर एंड कीप बिग इन्वेंटरी ऑफ द सेम। वो क्या करता है? अलग अलग प्रोड्यूसर से जितने भी होलसेलर हैं वो जिस लाइन के प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं वो उस लाइन के प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के साथ डील करेंगे और वो उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर या अपने वेयर हाउस में ला करके स्टोर कर देंगे, जहाँ उनका गोडाउन है, जहाँ उनका वेयर हाउस है। अब सेंटर ऑफ द मार्केट में हमारा वेयर हाउस है, अब ईजिली हम हर रिटेलर्स के डिमांड को पूरा करवा सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा किसको हो रहा है? फ़ायदा या बेनिफिट की बात करते हैं तो फ़ायदा हो रहा है रिटेलर्स को, उसे अलग अलग प्रोड्यूसर के पास विजिट नहीं करना पड़ रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, मार्केटिंग सपोर्ट। द होलसेलर परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शन। होलसेलर जो है वो बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसके तहत आप देख सकते हो कि फ़ायदा किसको होता है? तो फ़ायदा होता है रिटेलर को। रिटेलर कम समय में नंबर ऑफ कस्टमर्स के डिमांड को ईजिली पूरा कर सकता है। होलसेलर जो है वो पहले ही मार्केट में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर देता है या स्प्रेड कर देता है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, और वो इंफॉर्मेशन जो है उससे कस्टमर्स अवेयर हो जाते हैं। यानी प्रोडक्शन हाउस में जो प्रोडक्ट बनने वाला है मैन्युफैक्चरर ने पहले ही होलसेलर को बता दिया है, या जो होलसेलर ने मार्केट के रिक्वायरमेंट के आधार पर जो मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके मैन्युफैक्चरर किसी भी प्रोडक्ट को बना रहा है, अब उसका इन्फॉर्मेशन वो रिटेलर को भी सर्कुलेट कर देता है और साथ में नंबर ऑफ कस्टमर्स को वो सर्कुलेट कर देता है, जिसके तहत आसानी होता है रिटेलर को कि उसे उस सेम चीज़ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करना पड़ता। यानी जो मार्केटिंग फंक्शन उसे परफॉर्म करना पड़ेगा, यानी जो कस्टमर को अवेयर करना पड़ेगा, कस्टमर को जागरूक करना पड़ेगा रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, वो होलसेलर ही कर देता है। The retailers are benefited as it help them in increasing the demand of various new product। जब नया प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा या प्रोडक्शन हाउस में बनाया जाता है तो उस समय जो हमारा होलसेलर है वो मार्केट में बैनर के द्वारा या किसी और माध्यम से न्यूज़ सर्कुलेट कर देता है ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है या जो नया प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स तक रीच कर जाए। और जब नंबर ऑफ कस्टमर तक रीच कर जाएगा तो कस्टमर डायरेक्टली नहीं जाएगा होलसेलर के पास, कस्टमर किसके पास जाएगा? तो कस्टमर डायरेक्टली जाएगा रिटेलर के पास। तो नंबर ऑफ रिटेलर्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज़ करेगा,
ओके। तो यहाँ पर रिटेलर्स को फोकस नहीं करना पड़ रहा है कि कैसे हम एडवर्टाइज करें, कैसे हम कस्टमर से ज़्यादा कांटेक्ट बनाएं, वो काम तो पहले ही होलसेलर ने कर दिया है। तो होलसेलर इस माध्यम से नए प्रोडक्ट का जो नॉलेज है या जो नए प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा देता है कस्टमर्स के पास। देखो मार्केट में अगर विजिट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड या मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा प्रोडक्ट बना करके सप्लाई होता है और नंबर ऑफ स्टोर्स में हमें अवेलेबल भी मिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहा है अगर वो सेम प्राइस का है, सेम अगर उसका स्ट्रक्चर है तो क्वालिटी भी सेम होगा। क्वालिटी डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट अगर सेम रेट पर हैं लेकिन एक चीज़ में वो लोग ज़रूर वैरी करेंगे, वो क्वालिटी है। क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, वो सेम नहीं होगा। कुछ ना कुछ वेरिएशन या कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर जो होलसेलर होता है वो ये चाहता है कि हमारे गोदाम में जो स्टॉक आए वो तुरंत ही रिटेलर के द्वारा मंगवा लिया जाए। उससे क्या होगा कि एक उसका स्पेस खाली होगा, दूसरी साइड जो मैन्युफैक्चर गुड्स को कंटिन्यू प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसके वेयर हाउस में जमा है, फिर वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर वो होलसेलर के वेयर हाउस में ट्रांसफ़र होगा। वो होलसेलर के वेयर हाउस में तभी ना आएगा जब वहाँ पर स्पेस होगा, वो खाली जगह होगा। लेकिन अगर वो मार्केट में सर्कुलेट ही ना हो तो स्पेस क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए जिस प्रकार होलसेलर अपने गोदाम में या अपने वेयर हाउस में प्रोडक्ट को मंगवा लेता है, उसी प्रकार वो प्रोडक्ट रिटेलर तक रीच करवाना ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है होलसेलर का। तो होलसेलर जो है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है ताकि जो कस्टमर है वो उस चीज़ का डिमांड कर पाए। कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट के बारे में उतना ज़्यादा अवेयर तब तक नहीं होगा जब तक उसका इन्फॉर्मेशन उस तक रीच नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चेन के बारे में पढ़ा है तो हम लोग जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, पहले वो आता है, फिर आता है अपना होलसेलर, देन रिटेलर एंड फाइनली आते हैं कस्टमर्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन है। तो यहाँ क्या हो रहा है इन दोनों को क्या पता, ये कौन इन्फॉर्मेशन रीच करवाएगा, तो ये होलसेलर रीच करवाएगा। ये जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड किससे है, होलसेलर से है। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन तो होलसेलर तक ईजिली पहुँच जाता है। अब होलसेलर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ये निभाता है कि वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक रीच करवा देता है या उस मार्केट में रीच करवा देता है जहाँ पर नंबर ऑफ रिटेलर्स या नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं। जिससे क्या होता है, एक बेनिफिट तो ये होता है कि रिटेलर को दोबारा वो चीज़ करना नहीं पड़ता है या मैन्युफैक्चर को वो दोबारा चीज़ नहीं करना पड़ता है। ईजिली कस्टमर जो है वो अंडरस्टैंड हो जाते हैं और रिटेलर के स्टोर में जाकर के उस प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। उस नए प्रोडक्ट का या जो प्रोडक्ट पहले से बना हुआ है उसमें कुछ वेरिएशन या चेंजेस आए हैं तो उसके रिगार्डिंग में वो डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ग्रांट ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट ग्रांट करता है, यानी जो होलसेलर है वो नंबर ऑफ रिटेलर्स को क्रेडिट पर गुड्स अवेलेबल करवा देता है, उधारी पर। बहुत सारे रिटेलर्स हैं मार्केट में, होलसेलर अगर हम एक ही मान लेते हैं तो होलसेलर क्या करता है, नंबर ऑफ रिटेलर्स को, रिटेलर 1 2 3 एक्सेट्रा, उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देता है क्रेडिट पर। क्रेडिट मतलब कि जब रिटेलर अपना सेल करेगा वो प्रोडक्ट को, जब कस्टमर के द्वारा पेमेंट किया जाएगा तब वो आकर के किसको पेमेंट करेगा, तो होलसेलर को पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो बर्डन है, यहाँ पे जो लॉस या कह सकते हैं कि जो फंड का थोड़ा सा कमी बेयर करना पड़ता है, वो किसको बेयर करना पड़ता है, तो होलसेलर को। उसे तब पैसा मिलेगा जब इसके पास से प्रोडक्ट कस्टमर तक रीच करेगा। ये तभी ना पेमेंट देगा, ये अपने घर से तो पैसा ला करके नहीं देगा। ये बोलेगा कि जब तक ये प्रोडक्ट कस्टमर खरीद नहीं लेता या कस्टमर इसका भुगतान नहीं कर देता तब तक मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा।
तो इस प्रकार से एक होलसेलर जो है वो बहुत सारे रिटेलर्स को क्रेडिट पर प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देता है, जिससे रिटेलर्स को उस समय कैश का दिक्कत नहीं होता है। यानी अगर उसके पास कैश अवेलेबल है तो वो दूसरे एक्टिविटी में इंगेज कर सकता है उस कैश को। ज़रूरी नहीं कि उसी एक्टिविटी में वो इंगेज करे, नंबर ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, नंबर ऑफ काम होते हैं, तो जिसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। कैश अवेलेबल रहेगा तभी तो हम बहुत सारी एक्टिविटी को ईजिली परफॉर्म कर पाएंगे। होलसेलर जनरली एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कस्टमर्स, यानी जो रेगुलर कस्टमर कौन हो गए, रिटेलर हो गए। होलसेलर का कस्टमर रिटेलर हो गया। अब रिटेलर ने बोला कि मैं आपको पेमेंट 7 दिन में कर दूंगा, यानी आज 1 तारीख है, मैं आपको 7वें दिन पेमेंट कर दूंगा। लेकिन जब 7 दिन आ गया, 7 डे आ गया, तब रिटेलर ने बोला कि नहीं मेरे पास तो नहीं अभी कैश, हम बाद में देंगे। तो वो क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। तो ये भी एक रिलीफ है, किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो रिटेलर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है, होलसेलर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है रिटेलर्स को। ओके, तो इससे रिलीफ होता है। दिस एनेबल द रिटेलर्स टू मैनेज देयर बिजनेस विथ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आप देखोगे कि जितने भी रिटेलर्स हैं उनका जो पूंजी होता है, जो कैपिटल होता है, वो बहुत ज़्यादा वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। कम पूंजी में, कम कैपिटल में वो लोग अपना शॉप को कंटिन्यू करते हैं, अपने दुकान को रन करवाते हैं। लेकिन उसी लिमिटेड कैपिटल से उन्हें बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, बहुत सारा काम करना होता है। जहाँ पर उन्हें क्रेडिट में कोई प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा तो वो थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए तो रिलीफ उनको मिलेगा। उनको ये रिलीफ होगा कि जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम भुगतान करेंगे। तो कस्टमर ने अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड किया है और रिटेलर के स्टोर में अवेलेबल है तो वो कस्टमर कभी ना कभी तो आकर के उसे परचेस करेगा ही। तो वो जो प्रोडक्ट रिटेलर के स्टोर में अभी है वो कभी ना कभी वहाँ से तो सोल्ड आउट होगा। वहाँ से सोल्ड आउट होगा तो रिटेलर के पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो वो कैश फिर किसको देगा, वो होलसेलर को देगा। तो ईजिली यहाँ पर जो कम पूंजी है उससे रिटेलर बहुत सारी एक्टिविटी को मैनेज कर सकता है। तो ये यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना, गुड्स को अवेलेबल करवाना। कोई भी ऐसा नहीं है जो क्रेडिट पर लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा दे सिवाय होलसेलर के, क्योंकि होलसेलर भी जानता है कि अगर मैंने क्रेडिट पर अवेलेबल नहीं करवाया तो इस रिटेलर के पास उतना कैपिटल नहीं है कि वो अपने नंबर ऑफ एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए। अगर हम कैश पेमेंट ले लेंगे या एडवांस पेमेंट ले लेंगे तो उससे एक प्रॉब्लम ये होगा कि फिर वो अपनी अदर एक्टिविटी को नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा जनरली ये भी होता है कि किसी रिटेलर्स के पास अगर पैसा अच्छा है तो वो एडवांस पेमेंट भी कर सकता है। लेकिन जनरली देखा जाता है कि जितने भी रिटेलर्स हैं वो उधार पर ही प्रोडक्ट को लेते हैं और आफ्टर डैट जब सेल हो जाता है तब उसे पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। द होलसेलर स्पेशलाइज इन वन लाइन प्रोडक्ट। जितने भी होलसेलर हैं वो मल्टीपल ब्रांड के साथ या बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करते, यानी जब भी वो डील करेंगे तो वन लाइन प्रोडक्ट के साथ ही डील करेंगे। लेकिन जो हमारा रिटेलर है वो एक लाइन के प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करता है, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के साथ डील करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ डील करता है, डिफरेंट कंपनी ब्रांड, एंड नो द पल्स ऑफ द मार्केट। अगर कोई एक होलसेलर है वो एक वन लाइन प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा है तो वो ईजिली बता सकता है, अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब कर सकता है अबाउट द प्रोडक्ट। कस्टमर इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, ये प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट होगा, इस प्रोडक्ट को अगर कोई भी कस्टमर यूज़ करेगा तो उससे क्या प्रॉफिट उसको मिलेगा, यानी कितने पैसे पर कितना सेटिस्फैक्शन उसको मिल सकता है। तो रिगार्डिंग द प्रोडक्ट हमारा जो होलसेलर है वो ईजिली बता सकता है, मार्केट का कंडीशन या पल्स को बता सकता है। दे पास ऑन द बेनिफिट और टू देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू द रिटेलर।
क्योंकि जब भी मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है वो इन्फॉर्मेशन किसको देता है, तो वो इन्फॉर्मेशन देता है होलसेलर को, और होलसेलर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मैन्युफैक्चरर के साथ। तो मैन्युफैक्चरर पहले बताएगा कि मैंने कौन से प्रोडक्ट को बनाया है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट को मिक्स किया है, इससे क्या कस्टमर को बेनिफिट होगा, दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट में कौन सा इंग्रेडिएंट है, उनका प्राइस रेट क्या है, उनका क्वालिटी क्या है, या हमारे प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उनसे बेटर है, या अगर हम उतना ही चार्ज कर रहे हैं लेकिन बेटर क्वालिटी दे रहे हैं, या ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं तो बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ भी होगा वो होलसेलर को ज़रूर इन्फॉर्मेशन पास आउट करेगा, और वो इन्फॉर्मेशन होलसेलर रिटेलर को ज़रूर पास आउट करेगा, जिसके क्या होगा कि जिसके तहत जो होलसेलर है वो नंबर ऑफ कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगा। यानी जो प्रॉब्लम ये है कि रिटेलर बोलेगा कि हो सकता है कि कस्टमर को ये चीज़ समझ ना आए, तो कस्टमर को तब वो चीज़ समझ नहीं आएगा जब रिटेलर उसको समझा नहीं पाएगा। यानी जो लैक ऑफ नॉलेज है रिटेलर के पास या उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो लैक ऑफ नॉलेज है, उस नॉलेज को कौन फिलअप करेगा या कौन इंफॉर्मेशन पास आउट करेगा, तो होलसेलर पास आउट करेगा। अब टाइम टू टाइम मैन्युफैक्चरर तो आएगा नहीं होलसेलर से या नंबर ऑफ रिटेलर से डील करने के लिए, वो डायरेक्टली डील तो होलसेलर से करेगा, लेकिन वो हमेशा आकर के नंबर ऑफ रिटेलर से कनेक्शन नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको एक होलसेलर के साथ डील करना है, लेकिन एक होलसेलर को नंबर ऑफ रिटेलर के साथ डील करना है, और नंबर ऑफ रिटेलर को लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर के साथ डील करना है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा रिटेलर है उसके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन हो अबाउट दी प्रोडक्ट, जिसके तहत वो कस्टमर को ईजिली अंडरस्टैंड करवा पाए, इंफॉर्मेशन सप्लाई करवा पाए, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल आउट हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, रिस्क शेयरिंग। अबेल टू परचेज in small quantities, retailer are in a position to avoid the risk of storage reduction in the price and demand fluctuation। आप देखोगे कि रिस्क शेयर करता है कैसे। होलसेलर जो है वो बहुत बल्क में या ह्यूज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को मंगवा लेता है, किसके पास से, मैन्युफैक्चरर के पास से, और कहाँ स्टोर करता है, वो अपने वेयर हाउस में स्टोर करता है या अपने गोडाउन में स्टोर करता है। लेकिन वो जो सारा का सारा वो मंगवाता किसके लिए है, तो रिटेलर के लिए मंगवाता है। रिटेलर किसके लिए मंगवाता है, तो कस्टमर के लिए मंगवाता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास से होलसेलर और होलसेलर के पास से तुरंत अगर रिटेलर के पास आ जाए, तो अगर प्राइस में फ्लैक्चुएशन हुआ है या प्राइस में चेंजेस हो गया है, तो उसका रिस्क कौन बेयर करेगा, तो रिटेलर बेयर करेगा, क्योंकि उसे ही बेयर करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी जो रिस्क शेयर कर रहा है वो होलसेलर कर रहा है। अगर फाइनल कंजम्पशन कस्टमर को करना है और ये प्रोडक्ट फाइनली किसके पास रीच करना चाहिए, कस्टमर के पास, तो कस्टमर तक कैसे रीच करेगा, जब तक वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो जाता है रिटेलर के शॉप में। तो जब वो प्रोडक्ट रिटेलर के शॉप में अवेलेबल होगा तभी तो पर्टिकुलर कस्टमर आकर के उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो यहाँ पर जो रिस्क बेयर करना चाहिए, फुल्ली रिस्क बेयर करना चाहिए, वो किसे बेयर करना चाहिए, सो द आंसर इज रिटेलर को बेयर करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी आप देखोगे जो रिस्क बेयर कर रहा है या जो रिस्क शेयर कर रहा है वो होलसेलर शेयर कर रहा है, होलसेलर शेयर कर रहा है ना। स्टोरेज, रिस्क ऑफ स्टोरेज या रिडक्शन इन प्राइस या डिमांड फ्लक्चुएशन हो गया, प्राइस अगर डाउन हो गया या डिमांड डिक्रीज कर गया, तो यहाँ भी जो रिस्क शेयर करेगा वो होलसेलर शेयर करेगा। लेकिन अगर फाइनली गुड्स को रीच करना चाहिए तो वो रिटेलर तक रीच करना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करवाए है रिस्क शेयरिंग वाला, कि जो होलसेलर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि जो फाइनली बिजनेस में हम देखते हैं कि हर किसी को प्रॉफिट कमाना है, कम से कम रिस्क में वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। लेकिन जो होलसेलर है वो दोनों ही साइड से रिस्क को शेयर करता है,
चाहे वो मैन्युफैक्चरर के साइड से रिस्क को बेयर कर रहा है या रिटेलर के साइड से वो रिस्क को शेयर कर रहा है या बेयर कर रहा है। तो वो दोनों ही कंडीशन में जो हम कह सकते हैं कि जो बर्डन आता है वो होलसेलर पे आता है, लेकिन वो दोनों ही साइड अपना इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो सर्विसेज टू रिटेलर किया जो होलसेलर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। नंबर 1 में हम लोगों ने देखा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, मार्केटिंग सपोर्ट, ग्रांट ऑफ क्रेडिट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड द लास्ट 5th पॉइंट रिस्क शेयरिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे सेम यूनिट का।